मैंने कल आपको बताया था कि पीटीवी में मेरे कुलीग ने मुझे बताया कि आर्मी चीफ ने लहू गरमा देने वाली स्पीच की। तो हमें तो खैर पता नहीं था, कल हमने स्पीच सुनी नहीं थी। आज वो स्पीच सामने आई, ओवरसीज़ के साथ जो बात की। मतलब इसमें मैं तज़िया तो बाद में करूँगा, लेकिन इतना सा पहले बता दूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी। अब ये मेरा अपनी तज़िया है, ऑब्वियसली अपनी राय है। तो पूरा जो वेन्यू था वो इस स्पीच ने डोमिनेट किया हुआ था। नज़र ही नहीं आ रहा था कि सामने कोई बैठा हुआ है। मतलब वो आर्मी चीफ तो ऐसे खिताब कर रहे थे कि जैसे वो सामने जो है ना वो एक बच्चों की ऑडियंस बैठी है और जिस जोश और वलवले से वो बात कर रहे थे, हालांकि वहाँ बच्चे बैठे भी नहीं थे। दैट शोज़ हिज कॉन्फिडेंस एंड दैट शोज़ हिज कमांड। और वो जो लोग कह रहे थे कि दहशत गर्दी के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज फंसी हुई है और उसको समझ नहीं आ रहा, वो ये स्पीच अगर सुनने के बाद दहशत गर्दों को भी जो पैगाम गया है बड़ा लाउड एंड क्लियर है। और पूरी दुनिया ने स्पीच को सुना होगा। ऑब्वियसली उनकी स्पीच जो थी वो अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान और उन दहशत गर्दों के लिए भी थी जो पाकिस्तानी फ़ौज को टेस्ट करते हैं बॉर्डर्स पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो सामने जो था वो लग ये रहा था कि बस स्टेज सजा हुआ है और लोग जो है वो तालियां मेरिट पे बजा रहे थे, क्योंकि गूस बम टाइप की स्पीच थी। अब आप कह रहे हो कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, आर्मी चीफ इसलिए आप आर्मी चीफ को एक लम्हे के लिए निकाल दें कि वो आर्मी चीफ हैं। आप सिर्फ उस स्पीच को, क्योंकि हम तो सारी ज़िंदगी डिबेटर और ड्रामेटिक्स में रहे हैं यूनिवर्सिटी के दौर से, आप सिर्फ उस स्पीच को आप डिबेट के पैरामीटर से देखें, आप इस स्पीच को एक स्टेट्समैन के विजन के तौर पे देखें, उस स्पीच को आप उस तरह देखें कि मुझे तारीख ने ये बताया कि तकारीर जो है वो जंगों के नतीजे बदल देती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से विंस्टन चर्चिल तक आ जाए, काज़िम मोहम्मद अली जिन्ना तक। तो ये इन लोगों की स्पीचेस ने तारीख बदल दी, वॉर्स तो ये स्पीच जो थी, इसका जो वलवला और जोश था वो बड़ा एक्सेप्शनल था। और सामने जो लोग बैठे हुए थे वो ना फ़ौज के लाए हुए लोग थे, ना वो हुकूमत की भरी हुई कोई वैनों में लाए हुए स्टूडेंट्स थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका कॉन्शियस समझा जाता है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, और उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको नज़र आएगा, जो कि बड़ा इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स था। स्पीच सुनिए, उसके बाद वापस आते हैं। Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising.
The question is, how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, Hamesha Zindabad. फैसल वाउडा साहब, आप वहाँ बैठे हुए थे, मुझे तो लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी पहले कतार के अंदर। आप बताइएगा, मुझे तो लगा कि उन्होंने डोमिनेट किया आर्मी चीफ ने सबको, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, और उनकी स्पीच में एक स्टेट्समैनशिप की झलक भी थी, एक लीडरशिप जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। या मैं गलत रीड कर रहा हूँ? आप किस तरह देखते हैं? वहाँ मौजूद थे सामने बैठे हुए। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। देखिए, जब चीफ ने तकरीर शुरू की तो एक तो कमांड और कंट्रोल और कॉन्फिडेंस, चार्ज्ड और इंचार्ज थे वो अपनी बातों के ऊपर, अपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर, अपने फेथ के ऊपर, अपनी कन्विक्शन के ऊपर, अपने फिगर्स के ऊपर। और उन्होंने जो वर्ड्स इसके अलावा यूज़ किए, हम तो बुलडोज कहते थे पाकिस्तान की सालमियत या हर्डल्स लगाएंगे, उन्होंने कहा हर्डल्स जो लगाएगा उसको हम ब्लास्ट करेंगे। तो और जो वलवला था पाकिस्तानियों का ओवरसीज़, वो देखने जैसा था, और जो नारेबाजी थी वो अभी तक कानों में गूंज रही है। और जब चीफ ने डिबेट ख़त्म की तो आपने एक झुंबट और जो एक क्राउड का जो पुल था वो एक भीड़ की तरह जो बढ़ा आगे। तो ये तो खुशी हुई कि सिपा सलार हमारे पास ऐसे मुल्क है, लेकिन उसी वक्त दुख भी ये हुआ कि हमारे पास कोई जमहूरी लीडर काश इस किस्म का होता जो कौम को इस डायरेक्शन पे ले जाता। और जितनी भी बातें हुई, और उसमें जो मैंने सबसे दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट देखी वो ये कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरा व्यू इन कैमरा ब्रीफिंग और एक कन्वेंशन सेंटर का सीन देखने के बाद ये अंदाज़ा मेरा है कि वो बड़े ही स्मार्ट आदमी हैं कि अगर एक सेंटर पॉइंट में आपको एक टीम प्लेयर पाकिस्तान मिल गया है और PIA का जहाज़ जिसके टायर नहीं है और मौसमी ख़राबी के साथ वो टेक ऑफ कर रहे हैं, जहाज़ उड़ा भी लेते हैं और लैंड भी कर देते हैं, जो कि आर्मी चीफ हैं, और उसका फ़ायदा मुझे, आपको, जमहूरियत को, पाकिस्तान को, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को हो रहा है, तो वाई नॉट। अगर वो रोनाल्डो का रोल प्ले कर रहे हैं और गोल ला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो वाई नॉट। और अगर एक आदमी की अच्छे काविशों से पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है तो वाई नॉट। अगर वो आबिद शेर अली साहब की नज़र से हो जाए, कामरान साहब की तरफ से हो जाए, मेरी तरफ से हो जाए, किसी और की तरफ से हो जाए, तो वाई नॉट। तो ये तो आपका जो एनालिसिस है, मेरे ख्याल से मैं उस एनालिसिस को फर्दर वाइब्रेंटली इंडोर्स करूंगा और कहूंगा अभी भी आपने जितना एक्सप्लेन किया है उससे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था। और ये जो ICPR ने रिलीज़ किया, ये उससे भी बड़ा इंटेलिजेंट काम किया उन्होंने, ताकि जो परसेप्शन और प्रोपेगेंडा किया जाता है एक अच्छी सिमत के, एक अच्छे नेक नियत आदमी के ऊपर, तो कौम को ही पता चले। और जो उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात की, 1200, 1500, 1800 लोगों की बात की, उससे आपने फिर सबने लब्बैक कहा कि उनका सिक्योरिटी और सेफ्टी उनका आपने कहा शहबाज शरीफ जो बड़े स्मार्ट आदमी है। मुझे समझ नहीं आई ये बात आपकी, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा आपने? देखिए सर, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि हमारी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है उसमें जमहूरी लाशों ने, या जमहूरियत ने आपको टूटी हुई सड़कें दी हैं, आपको नंगे पैर बच्चे दिए हैं, स्कूल और कॉलेजेस में घास खाती हुई भेड़ बकरियां दी हैं, आपको खंबे दिए, बिजली नहीं दी, चूल्हे दिए, गैस नहीं दी, स्कूल कॉलेज नहीं दिए, यूनिवर्सिटी नहीं दी, नौकरियां नहीं दी। और जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उन सब के जमहूरी लीडर मालिक हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो शुगर मिल हो, चाहे वो गाड़ियों की फैक्ट्री हो, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, चाहे वो बैंक्स हो, सबके तो मालिक हैं। तो आपको अगर स्मार्टनेस नहीं मैं कहूँगा तो मैं क्या कहूँ शहबाज शरीफ साहब को, कि एक आदमी है जो बिलीव करता है कि अगर एक टीम प्लेयर मेंबर है पाकिस्तान का जिसमें हम सब हैं, और वो रोनाल्डो का खेल अदा कर रहा है, प्ले करके दे रहा है, और एक PIA का जहाज़ उड़ा रहा है बगैर पहिए के, उसके और लैंड भी कर रहा है गलत मौसम में, और उसके बेनिफिट पाकिस्तान को मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, जमहूरियत को मिल रहे हैं, उनकी पार्टी को मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? तो इस स्मार्ट आदमी का ही काम है ना। और आज कल का जो ऑप्टिक में देख के आया हूं उसमें स्पेसिफिक बात मैं आपसे करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ यूं थे, मॉरली, इमोशनली, टेक्निकली, डेमोक्रेटिकली और सब चीज़ों के अंदर यूं थे। स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर और चीफ की बॉडी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
वैसे हमने हिस्ट्री बहुत नहीं, सारी ये देखी पता है नहीं पहले भी। आर्मी चीफ ऐसे के लिए या बहुत सारे फौज के लिए हमने कितनी अच्छी historical- बात हो, क्योंकि जब भी लीडर यूं होते हैं, आपके दौर में आपके जो पुराने लीडर थे इमरान खान, वो भी यूं थे उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ। उसके बाद जो है उन्होंने फौज के साथ जो किया, फर्क है। अच्छा क्या फर्क है? एक फर्क है, वो फर्क ये है कि सर जो पीटीआई ने किया फौज के साथ या उससे पहले की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडरों ने किया फौज के साथ, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, ना करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब रिजल्ट ओरिएंटेड है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली एज सीएम तो वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसका क्रेडिट तो आप उनसे नहीं ले सकते। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि ये बंदा पाकिस्तान की सालमियत तो पटरी पे ले आया है, ये अच्छी खबरें ला के दे रहे हैं, व्हाई नॉट। और वो उसको खुद भी इंडोर्स कर रहे हैं और हम भी इंडोर्स कर रहे हैं और हम भी उनको क्रेडिट अच्छा, मैं आपसे अब आप 7 अप्रैल की डेट लिख लें, जो मैं आपसे 15 दिन पहले चली गई, 10 दिन पहले। सर आपसे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। बात ये है, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो इकॉनमी के महाज से लेकर मिनरल्स के महाज तक जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल लीड कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान में दूसरी कोई लीडरशिप भी नहीं है। ऑब्वियसली तभी वो लीड कर रहे हैं ना, जब आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बजाय जहाज़ के पायलट जो हैं वो आर्मी चीफ हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक स्पेस मौजूद है, तो मुल्क को किसी ने तो बचाना है, तो आर्मी चीफ ने तो फिर आएगा ही आगे और आके बचाएगा ही। लेकिन पॉइंट ये है कि सर जो हमारे लीडर हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब की बात करें, इसका मतलब वो जो हैं वो कोई भी आर्मी चीफ होता, ये मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, कोई भी आर्मी चीफ होता वो यूं ही होते। उसकी वजह ये नहीं है कि ये आर्मी चीफ बहुत विजनरी है या बहुत काबिल हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं ही ऐसे। तो मेरा ख्याल से क्योंकि वो हैं ही ऐसे, उसका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं, वो सियासत के अलावा भी ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं, तो उन्होंने ऐसे ही होना था। तो इसमें स्मार्ट प्ले की बात कोई नहीं, कोई भी आर्मी चीफ होता उन्होंने ऐसे ही होना था। फैसल भाई, आप बिला वजह इतना नंबर ना दें शहबाज शरीफ साहब को। देखिए काबराज शाह साहब, आपको मैं 2 रीज़न देता हूँ। यही शहबाज शरीफ साहब थे जब PDM 1 की हुकूमत थी। देखिए हमारे पास अच्छे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, लेकिन बहुत कम काबिल चीफ आए हैं, और हम इस चीफ की काबिलियत से तो हमारा सबका इत्तेफाक है। नंबर 1, तब ये हमारी हुकूमत में थे, तब ये DGI आए थे, उससे पहले DGMI थे, तब भी इनकी काबिलियत के ऊपर सबने लब्बैक की थी। इशू ये है कि सर आप इसमें पाकिस्तान की किस्मत अच्छी समझेंगे चीफ आ गए, या आप शहबाज शरीफ साहब की किस्मत अच्छी समझेंगे चीफ आ गए। PDM 1 और PDM 2 में फ़र्क क्या है? PDM 2 के अंदर फ़र्क ये है कि उल्टी हुई ट्रेन पटरी पे खड़ी हो गई है, चलना शुरू हो गई है, जहाज क्रैश लैंडिंग से रनवे पे आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अगर उसमें सब हामी का भर रहे हैं, और ये जो वाइब्रेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी, तो उन्होंने लब्बैक की। और मैं आपको आगे एक और बात बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़े पाकिस्तानी अमेरिकन थे जो PTI को फंड करते थे, वो मौजूद थे, मैं उनसे मिला भी। कौन? वो उस कन्वेंशन के अंदर आए हुए थे, और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे यहाँ? तो उसने कहा हम पहले समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान को ले जाएगा आगे, अब हम समझते हैं कि हमारा तो मसला ये था फंड करने का कि हम पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, अब हमें लगता है चीफ ले जाएगा, तो हमने वहाँ की फंडिंग रोक के यहाँ हम खड़े हो गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 7 अप्रैल 2025 जो 10 दिन पहले गुजर गई है, उसमें एक मुस्बत खबर पाकिस्तान के लिए आ गई है, अच्छी खबर आ गई है। जिन्होंने लानी थी वो ले आए। मैं आपको बता रहा हूँ, और आबिद शेर अली साहब का मौका उठा के मैं कहूँगा गवर्नमेंट को, भाई खुदा का वास्ते उड़ जाए, अनाउंस कर दें। और 2 हफ्ते आगे इन्होंने सिर्फ अनाउंस कर रही है, वो भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। एक मुस्बत खबर आ रही है, रिवर्सल की ठीक है। और उसके अगले महीने मई के महीने में एक फिर आप सबको नजर रखनी है, एक मुस्बत खबर आ रही है, उसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को जाना है। तो अगर जा रहा है और हम सब दे रहे हैं और उसका सब फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तानी, तो व्हाई नॉट? पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। इशू क्या है फिर इसका? देखिए इशू, अगर आपने कामरान शाह साहब, अगर आपने जमहूरियत घुसेड़ दी है अंदर डिस्कशन के अंदर, और जमहूरियत की कबर को और उसकी लाशों को लेकर अंदर जाना है, तो उसमें फिर आप बीच में लाइन लगाए। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। फैसल भाई, बड़े आप इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए आपने, और मैं आपसे बहुत से लिहाज से एग्री करता हूँ, बहुत सी चीज़ों से भी आपकी एग्री करता हूँ, आप जानते हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी। आबिद भाई, 2 हिस्से देखिए, मुझे हुकूमत के बड़े अहम शख्सियत का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, फौजी साइड की बात नहीं कर रहा, कि कॉल आई आज से कोई 1.5-2 हफ्ता पहले, और वो थोड़े से उन्होंने मुझसे शिकवा किया। उन्होंने कहा यार प्राइम मिनिस्टर की बड़े शाकी हैं आपके 1-2 प्रोग्राम से, और मैं भी बड़ा शाकी हूँ। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते हैं आप सारा क्रेडिट जो है, कोई क्रेडिट जो है आप प्राइम मिनिस्टर को देने को तैयार नहीं है। मुझे कह रहे थे वो आबिद भाई कि इकॉनमी का मामला हो, किसी और चीज़ का मामला हो, आप प्राइम मिनिस्टर को कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं है।
अब आज आप आबिद शेर अली आप फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हमारे, आप एक सियासी वर्कर है आबिद भाई, मुझे पता है आप बड़े लोगों नीचे से आप जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की पॉलिटिक्स करते हैं, वहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये तो हमारे लिए एक तरह से बड़ा बड़ा डिलेमा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किस्मत की बात है कि एक अच्छे आर्मी चीफ हैं, फैसल साहब भी बता रहे हैं, जो पाकिस्तान को बगैर पहियों के जहाज़ को, बगैर ब्रेक के जहाज़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन तो नहीं है कि हम जिन पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ हमें देखना चाहिए उस इंस्पिरेशन के लिए, उस मोटिवेशन के लिए जो आर्मी चीफ दे रहे थे कन्वेंशन सेंटर के अंदर या वैसे भी दे रहे हैं अपनी विजन के जरिए, वो हमारे लीडर्स शहबाज शरीफ साहब या जो नवाज शरीफ साहब, ये लोग वो नहीं दे पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। बल्कि दूसरा, उनको तो आबिद भाई कह रहे हैं ये जमहूरी लाशें हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस किस्म का काश कोई लीडर होता जो पॉपुलर भी होता और जो लोगों को इंस्पायर करता। ऐसा क्यों है? इतने सालों की सियासत के बाद PMLN ऐसा एक भी लीडर पैदा क्यों नहीं कर सकी? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मैं चंद चीज़ों का फैसल साहब की ज़रूर जवाब देना पसंद करूँगा। इन्होंने बहुत सारी बातें की, ज़ाहिर है जिनसे एफिलिएशन हो करनी भी चाहिए, उनकी बात ज़रूर करनी चाहिए। ये वही जमहूरियत थी जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, ये वही जमहूरी क़ुव्वतें हैं जिन्हें पाकिस्तान में मोटरवेज़ का जाल बिछाया, ये वही जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को, पाकिस्तान की अंधेरों को रोशनियों में तब्दील करते हैं। ये वही जमहूरी लोग हैं जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइसेस दी हैं। ये नहीं है कि अपने मफादात के लिए चल पड़े। ठीक है, हर बंदे के अपने नज़रिए हैं, हर बंदे की अपनी साइड है और होनी भी चाहिए, हमें इसमें नहीं। तो ये आप कहना कि नवाज़ शरीफ का किरदार, नवाज़ शरीफ के विजन, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। नवाज़ शरीफ साहब को जब मौका मिला, अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को हमेशा बुलंद किया, हमेशा ऊपर ले। वो लहदा बात है कि जनरल मुशर्रफ के साथ मामलात कारगिल की वजह से ख़राब हुए, फिर उसके बाद जनरल रहील शरीफ साहब के साथ मामलात और भी उसकी वजूहत थी जिसमें एक्सटेंशन के मामलात थे और भी थे, और उनको पैगाम देते थे जी फुटबॉल की तरह उड़ा देंगे अगर आप ये। तो नवाज शरीफ ने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये बातें आप छोड़ दें, बड़े तलख तजर्बे हैं, बड़ी इसमें क्या निकला? नवाज शरीफ के हाथ साफ थे, पूरे पाकिस्तान की एजेंसी लगी, पूरों ने अपना जोर लगाया। क्या निकाला आपने नवाज शरीफ से? क्या आपने कर लिया नवाज शरीफ का? अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी, सरुखरू किया। जहाँ तक आर्मी चीफ की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी जो हमारी मुसल्लह अफवाज है उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। उनको बलूचिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, पूरी कौम उनके साथ इस वक्त यकजा है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो जो भी हो। तो वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा जो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ इस वक्त नहीं खड़ा होगा। हम मुआशी तौर पर, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हालत जंग में हैं। मुआशी तौर पे भी देखें, फैसल साहब आप भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। गाड़ी 4 पहियों से चलती है, 2 पहियों से गाड़ी को चलाएंगे आग लग जाएगी, खड्डे में जाके गिर जाएगी। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सारी इकाइयों को इकट्ठा करके ही चलाना है पाकिस्तान को। आप वन मैन शो नहीं कर सकते, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है, अपनी पूरी टीम की, उसमें कोई शक नहीं है कि फ्रंट जो हमारे लीड करते हैं, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी बरमला उनका जिक्र करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं तकरीरों में कि जी हमारे सिपा सलार ने। मुझे एक बात बताइए आबिद भाई, आपसे एक सवाल है मेरा, आबिद भाई मेरा आपसे सवाल है, ये है कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की विजन किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद लीडरशिप का जो वो रोल जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट संभाला वो संभाले होते, और इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लेवल के लीडर नहीं है इसलिए वो रोल वो नहीं कर पा रहे, आप ये कह रहे हैं सर? और सुन लें कामरान भाई, नवाज शरीफ के दौर से पहले दहशतगर्दी थी, यही हमारे लोग अपनी जीपों में नहीं जाते थे। मैंने खुद विज़िट किया, ब्रिगेडियर कामरान साहब ने मुझे वो जब वो विज़िट कराया, अपनी गाड़ियों में यूनिफॉर्म में नहीं जाते थे। पर पाकिस्तान मसाइल का शिकार रहा। हमने वो जो जंग ली 9/11 के बाद अपने कंधों के ऊपर, हमें उसका बहुत बड़ा उसकी प्राइस पे। मैं शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह के लीडर? नवाज शरीफ साहब तो मान लिया बड़े लीडर हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। अर्ज सुन ले,
मैं शहबाज शरीफ साहब के भी लीडर नवाज शरीफ साहब है, मेरे भी लीडर नहीं सर आबिद भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ ये कि चीज कहना शहबाज शरीफ आज एज अ लीडर इंस्पायर करते नजर आ रहे हैं, किसी से कंपैरिजन किए बगैर बात कर रहा हूँ। क्या वो काम करते नजर आ रहे हैं जो काम उन्हें करना चाहिए, कोई और नहीं कर रहा हूँ की जगह? देखिए बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे मुसल्लह अफवाज के जो सिपा सलार हैं वो हाफिज साहब अपना काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मेरा ख्याल तो मुसल्लह अफवाज के सरबराह सारों के काम कर रहे हैं, इमेज बुलंद किया। सर देखे ना, अगर आप मैं देखूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से लेकर मिनरल से लेकर चौलिस्तान तक सारा कुछ वही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जी जी आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ। चले मेरी अर्ज सुन लेना, फिर आप मेरी अर्ज सुन लें। ये अगर जमहूरी तसलसल नवाज शरीफ को ना गिराया जाता, नवाज शरीफ को इकामे पे ना गिराया जाता, नवाज शरीफ के साथ ये जुल्म ज़्यादती ना की थी, तो ये शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती। आज शायद आपके और फैसल वाडा साहब के आज व्यूज़ मुख्तलिफ होते, चूँकि पाकिस्तान को उस मसाइल में भी जिन लोगों ने फंसाया उसमें। लेकिन आबिद भाई नवाज शरीफ साहब पे जो जुल्म हुआ या जो मसाइल उनकी वजह से उनको साजिश के जरिए हटाया गया, शहबाज शरीफ की लीडरशिप का क्या ताल्लुक है इस बात से? कामरान भाई ये देखें, ताली ऐसे एक हाथ से ताली ना बजाए, दोनों हाथों से ताली मेरे भाई बजाएं। जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप का कसूर है, आप जो पुराने जो हमारे फौज के सरबराह थे, जनरल बाजवा से लेकर उनकी जो वो जो बनाया करते थे कि इसको गिरा दे, इसको गिरा दे, मुझे तो उनका नाम भी भूल गया, अभी जो DG ISI थे इमरान के दौर में, क्या किया उन्हीं की वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा ना। आज देखें उन्हीं की वजह से फैज़ हमीद वगैरह की वजह से पाकिस्तान इस नहज से पहुंचा, कोई पॉलिटिशियन ने नहीं पहुंचाया था पाकिस्तान को इस नहज पर। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम मिलजुल कर अपनी, चाहे अफवाज हैं, चाहे वो हमारी अदलिया है, जो भी है, हम तमाम इकाइयों को यकसुई के साथ, किसी को वो स्पेस नहीं देनी चाहिए कि जो रिफ्ट पैदा करके पाकिस्तान को कमज़ोर करे। मैं आज सलाम पेश करता हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को दलदल से निकाला और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर डाला। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और अल्लाह ताला। और देखें टेक्सटाइल्स, मेरे फैसल भाई ने बिजली की बात की 7 अप्रैल को। फैसल भाई जाहिर है वो इंटरनेशनल पेट्रोल की प्राइसेस हैं और भी चीज़ें हैं, तो ये खुशखबरी और ज़्यादा देनी चाहिए गरीब आदमी को। गरीब सुख पाएगा, इंडस्ट्री चलेगी, तो तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। आबिद भाई वो 7 तारीख को मैं कोई और बैनुल अक़वामी अच्छी खबर है वो जगाएं जाके सर। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर दोस्त भी हैं, मेरा आपका बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है। आपने मुझे बता दिया, मैं करूंगा बात बड़ी। मैं आपको रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसएग्री करता हूं। आपने बिजली की बात की सर, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बिजली के जो IPPs के जो मुआहदे थे जिसमें खरबों रुपए का चूना लगा पाकिस्तान को, उसमें मेरी कैबिनेट के जो मेरी पुरानी पार्टी थी उसके भी वजीर थे और आपके अपनी घर के अंदर वो मिलें लगी थी। तो सर ये भी ना भूले ना सर, जो गलत फैसले किया, अगर लोड शेडिंग घर के अंदर मिले लगी थी कि पार्टी के कैसी बात होगी यार, तो फिर लोड शेडिंग तो नहीं हुई ना सर, वो खत्म। वो तो फिर लोड शेडिंग के साथ गरीब की खून की शेडिंग हुई ना। मैं तो सर आबिद भाई देखिए आपसे खरी बात करता हूं और आपसे एक्सपेक्ट भी खरी बात करता हूं। मेरा आपका बड़ा एहतराम और इज्जत और प्यार का रिश्ता है और हम अग्री टू डिसएग्री करेंगे, रिस्पेक्टफुली इज्जत से करेंगे। क्विकली फिर मैं मदर साहब को, मदर साहब बड़ी देर से आ जा पाए यार, सारा मजा आपने खराब कर दिया। दयामीर बादशाह डैम, फैजल भाई दयामीर बादशाह डैम को नवाज शरीफ ने PSDP से शुरू करवाया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के भाई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लीडरशिप इस वक्त अच्छा काम शहबाज शरीफ साहब के पास होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब ने किया, खान ने किया, जरदारी साहब ने किया, जिसने अच्छा काम किया उसको। यार शहबाज शरीफ साहब का भी नाम ले लिया गया यार फैसल भाई, तो मेरा दिल इसलिए बैठ गया, आई एम सॉरी टू से, मेरा दिल इसलिए बैठ गया। कामरान शाह साहब एक मिनट ना सर, आपने मेरा दिल बिठा दिया जब आपने बिजली की मिसाल दी आबिद भाई। तो बिजली की जब आपने लोड शेडिंग कम की तो 10,000 की बिजली जब आपने 10 लाख में अवाम को दे दी तो बिजली के साथ उसका खून भी ले लिया ना सर। वेरी बैड यार, यानी कि कोई मुकाबला नहीं था। लोग वर्दी वालों की तरफ देखते हैं यार, बड़ा अफसोस। 7 रुपए फी यूनिट बिजली थी, 7 रुपए फी यूनिट बिजली थी, उस वक्त 7 रुपए की मिलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ 2018 के इलेक्शन के बाद कंट्रोल तो सर मैं भी आता हूं अभी आबिद भाई मैं भी आता हूं आपके पास। बात हो रही थी कि हमें शहबाज शरीफ कहाँ हैं वो, लेकिन
फैसल भाई ने बताया वो सो रहे हैं, तो हम उसको उनको जगाने की कोशिश करते हैं अपने शोज के जरिए। मजहर भाई शुक्र है आप आ गए, मुझे लगा था आप ही लगे सो गए और लेट हो गए आज। सर आपके आने से पहले फैसल भाई ने गुफ्तगू फरमाई और उनकी गुफ्तगू का लुबल, हम एक्चुअली आर्मी चीफ की स्पीच से बात शुरू हुई थी और आबिद भाई फैसल भाई ने फरमाया कि काश हमारे पास कोई ऐसा जमहूरी लीडर होता जिस तरह की पजीराई इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हो रही है, फ़ौज की हो रही है, जिस तरह के जो काम कर रहे हैं कि हमारी पोलिटिकल लीडरशिप वो नहीं कर पाई। मैं मौजूदा पोलिटिकल लीडरशिप की इस वक्त बात हो रही है और ये जमहूरी लाशें जो है हमारी, इनको कब तक कंधों पर उठा के फिरेंगे। तो सर ये सारा काम अगर फ़ौज नहीं करना है, यानी कि ख्वाह वो डॉलर्स को कंट्रोल करना है माफिया, ख्वाह वो पंजाब की बंजर ज़मीनों को आबाद करने का विजन है, ख्वाह वो IT के डिपार्टमेंट को, ख्वाह वो प्राइवेट सेक्टर, ख्वाह मिनरल्स, तो फिर हम ये इतना बड़ा अरबों रुपए का इलेक्शन करा के इन मिनिस्टर्स को क्यों पालते हैं, क्यों तनख्वाहें देते हैं? फैसल अपना मजहर बाद साहब, योर टेक सर। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि जमहूरी लाशों को दफना दें, क्योंकि लाशों को लेके घूमा तो नहीं जाता, लाशें तो दफनाने के लिए होती हैं ना। और जो अच्छा काम कर रहा है वो बराह रास्त आ जाए। क्यों नहीं, ये कहने की जुर्रत क्यों नहीं होती है? ये कहने की उन लोगों को जुर्रत क्यों नहीं होती कि अगर जमहूरी निज़ाम नाकाम हो गया है, सियासतदान नाकाम हो गए हैं, तो इस निज़ाम को उठा के फेंक दिया जाए। जमहूरी लाशों को लेके चला क्यों जा रहा है? ये बात करते हुए क्यों ज़बान हिचकिचाती है, क्यों लड़खाती है, क्यों जो है। अब मैं आबिद शेर अली साहब की बेबसी भी देख रहा था और फैसल वाडा का एग्रेशन भी देख रहा था। दोनों ही बज़ाहिर तो जमहूरी लोग हैं ना, दोनों ही पॉलिटिशियंस अपने आप को कहते हैं ना। तो जिस सिस्टम को आप इतना रिडिक्यूल कर रहे हैं, उस सिस्टम को चला क्यों रहे हैं? उस सिस्टम को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? ये लटकाए हुए हैं, ये प्रोजेक्ट ले आते हैं, ख़त्म कर दें। कहें कि ये लोग नाकाम हो गए हैं, लोग उठकर कह दें कि जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, तो फिर आप ही को करना चाहिए। इतनी जुर्रते इजहार होनी चाहिए कि मैं कहूँ कि जमहूरी निज़ाम नाकाम हो गया है, मैं कहूँ कि आइन नाकाम हो गया है, मैं कहूँ कि ये सारे सियासतदान जो है जमहूरी लाशें हैं और इनको दफना के बराह रास्त हुकूमत की जाए। बिल्कुल आपका ये हक़ है, आपका ये राइट है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि एक वज़ीर आज़म भी है, एक पार्लियामेंट भी है, एक सुप्रीम कोर्ट भी हैं, लेकिन हैं ये लाशें, तो भाई लाशों को लेके क्यों चल रहे हैं? क्या ये बेहुरमती नहीं है लाशों की? क्या आप उनको लेके चल रहे हैं? ये जहाज जिसकी मिसाल दी जा रही है, ढूंढ रहे हैं। अरे तो कब्रिस्तान फुल हो गए, कब्रिस्तान फुल हो गए तो आप समंदर में बहा दें, समंदर में डाल दें भाई। फिर ये मजहर साहब के पास समंदर है कराची में, वहां ट्रांसफर कर दे सबको। वाडा साहब, फैसल भाई आपकी बारी आएगी। आप ये सारी बातें कर सकते हैं, मैं वो बातें नहीं कर सकता। ये जो आप देना नहीं, ये देखिए, जिसको आप या तो आप कहें कि जमहूरियत नाकाम हो गई है, आप ये जुर्रत हो ये कहें कि इस जमहूरी लाशों को लेके चलने के बजाय इनको दफना देना चाहिए और बराह रास्त आ जाना चाहिए। लेकिन ये इस तरह लटका के लंगड़ी लूली जमहूरियत को ले जाके आप साथ में उनको गाली भी देते रहें, उन्हें बुरा भला भी कहते रहें, उनको जमहूरी लाशें भी कहते रहें। मेरा एक सवाल है सर, अगर मुल्क के मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर को साजिश के जरिए हटाया जाए, जमहूरियत नाकाम नहीं हो गई। मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की। भाई कोर्ट को साथ मिलाया गया, मैं बड़ी जुर्रत से बता रहा हूँ आपको, उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट साथ मिली हुई थी, इमरान खान साहब साथ मिले हुए थे, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक 2/3 मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर था उसको नीचे गिरा दिया। यहाँ जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, ना अवाम निकले, ना अदालतों के ऊपर कोई अजाब नाजिल हुआ नाइंसाफी करते हुए, वो इकामा शिकामा करते हुए। उस वक्त जमहूरियत नाकाम, हाँ आज से पूछ रहा हूँ, जमहूरियत नाकाम हो चुकी। तो मैं अब जवाब भी सुन लें। जो नवाज शरीफ को नाकाम करने के पीछे कौन था? इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के पीछे कौन था? क्या वही जमातें जिनके जरिए नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई, क्या और इमरान खान को हुकूमत दी गई, क्या वही जमातों को फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वोट नहीं दिलवाया गया? कौन लोग थे उसके पीछे?
बताएं बलूचिस्तान में तब्दीली कैसे आई थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनाई गई थी? तो मुझे ये बताएं, इमरान खान को प्रोजेक्ट सर मुझे ये बताएं, तो फिर ये कौन कर रहा है? मुझे बताएं, कभी नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट ले आते हैं, कभी सर, इमरान खान को प्रोजेक्ट बना के ले आते हैं। मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान, ये PMLN, ये बलूचिस्तान वाले, एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट, ये जो आलाकार बने, आप कह रहे कौन था, मैं बताता हूँ, उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट थी, ये जो आलाकार बने, इनका गिरबान पकड़ के इनको क्यों लटकाया जाए फांसी पे? जिन्होंने हमारे वोट लेकर इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने, इन्होंने बिहाइंड द शेडोज एस्टेब्लिशमेंट के साथ वारदातें की बैठ के, सुने, इनको क्यों ना मारा जाए? पहले तो इनको क्यों ना पकड़ा जाए? जी कौन नहीं, तो ये तो लोग करेंगे ना, ये तो लोगों का राइट है। यहाँ पर मैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं ना, इनको लटका दें, इनको आर्टिकल 6 के ऊपर। नहीं इंटेलेक्चुअल, अरे मेरे भाई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो किसी को जमहूरी अंदाज में ही हटाएंगे ना आप। अगर वो आलाकार बना है तो मैं उसको एक्सपोज करूंगा। मैं कह रहा हूं ना नवाज शरीफ प्रोजेक्ट था, मैं कह रहा हूं ना इमरान खान को प्रोजेक्ट बना के लाया गया था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है ना, तो इनको वोटों के जरिए ही वोटेड आउट करेंगे ना आप। सर क्विकली ब्रेक से पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आबिद भाई के पास जाऊंगा। फैसल भाई, उन्होंने कहा कि आपने जो कमेंट दिया है, जमहूरी लाशें उसको दफना दिया जाए, आप इतनी जमहूरियत के पीछे जो पड़े हुए, फिर जमहूरियत को खत्म करके बराह रास्त सिस्टम लाया जाए। ब्रेक के बाद रिस्पॉन्स ले लूँ आपका, और उसके बाद आबिद भाई भी शामिल हो जाएंगे। ब्रेक एक ले लेते हैं ताकि तफसील से आप इसका जवाब दें। बात की उन्होंने, एक डिफरेंट आर्गूमेंट दिया है मजहर अब्बास साहब ने अपनी सोच के हिसाब से। एक ब्रेक के बाद ही जरूर बात करते हैं इस पर। बड़ा इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग मुकदमा लड़ा जा रहा है जमहूरियत और ग्राउंड पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज, रियल पॉलिटिक्स के दरमियान। फैसल भाई, माइक इज़ विद यू। अगर ये सब कुछ नाकाम हो गया तो जमहूरी लाशों को दफना दें, बराह रास्त आ जाएं, और आपकी ज़बान क्यों लड़खड़ाती है, हिचकिचाती है, आप क्यों क्लियर बात नहीं करते? आपसे बरात सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही। कामरान शाह साहब, मुझे आपने अपने उस्ताद मोहतरम को पूरा भरपूर जवाब देने के लिए लॉजिक के साथ टाइम देना होगा, और आबिद भाई को आपसे रिक्वेस्ट है सर के 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। जी आबिद साहब को उसके बाद टाइम पूरा मिलेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम ने जो कहा, बिल्कुल 100% जमहूरियत फेल हो चुकी है। लेकिन आपने जब यह कहा कि मैं जमहूरी लाशें क्यों कहता हूं, एक्सपायर्ड लाशें क्यों कहता हूं और दफनाता क्यों नहीं हूं, उसकी वजूहत भी देता हूं। जब आप नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर, लेने पे नहीं, ना लेने पर निकालते हैं, और उसके आलाकार बनती है एक पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी PTI, और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी, तो ये जनाजा क्यों इसलिए नहीं दफनाते कि इस जनाजे को फिर दूसरे कब्रिस्तान ले जाते हैं हम। जैसे नवाज शरीफ साहब के टाइम पे हम लेके आए, जनाजे को उठा के लाए और कहा भाई इसके बेनिफिशरी अब तुम हो गए। फिर जमहूरी लाश से हम बोर हो गए, फिर उस जमहूरी लाश के लिए हम दूसरी जमहूरी लाश लेके आए। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट मिलाई PTI के खिलाफ, और अदालती निज़ाम खुलवाए रात संडे के दिन। तो फिर जमहूरी लाशें दफनाते हम इसलिए नहीं है क्योंकि जमहूरी लाशें हम यहां से वहां लेके चलते रहते हैं, और उस जमहूरी लाशें में इसलिए कह रहा हूं कि जमहूरियत के चैंपियन ही जमहूरियत का आलाकार बनते हैं। अगर इतनी जमहूरियत पसंद है आपकी मुल्क और आपकी पॉलिटिकल पार्टियां, इनको दफनाना नहीं चाहिए, इनको चौक पे टांग के गाड़ना चाहिए जमीन के अंदर। असल में तो बात यह है, क्योंकि ये आलाकार बनते हैं। अगर PTI ना बनती आलाकार तो नवाज शरीफ साहब को इस बेरहमी और बेदर्दी से पैसे ना लेने पे नहीं निकाला जा सकता था। अगर अदलिया भी मिल जाती और स्टैब्लिशमेंट भी मिल जाती तब भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जमहूरी कुव्वतें खड़ी होती। इमरान खान की पार्टी के टाइम पे भी एक जमहूरी पार्टी नून लीग और उसकी दीगर मुत्तहिदा अलाइज की पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई, आलाकार बनी, स्टैब्लिशमेंट गेम के अंदर आई, अदालतें खुली रात को, तो वो जमहूरियत रास्ते से उतर गई और दूसरी आ गई। क्योंकि आपके पास दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं है, और ये जमहूरी लाशें बदबू होने के बाद भी आप इधर से उधर चेंज करते रहते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं। इसलिए मैं इनको जमहूरी लाशें कहता हूं, और जमहूरियत को नाकाम इसलिए कहता हूं कि ये जमहूरी लोग क्रेडिबल ही नहीं है। जब ये एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं और मुल्क की तरक्की की बात नहीं करते, और जब ये जमहूरियत में आए थे तो इनकी हैसियत 10 रुपए की थी, आज 10 अरब रुपए की है। जिन जमहूरी लोगों की आप बात करें जो जमहूरियत के अंदर पाकिस्तानी कौम को चाहिए, उन सब फैक्ट्रियों के मालिकान ये सारे जमहूरी लीडर हैं, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, गाड़ी हो, पॉइंट आ गया आपका, क्या कहते हैं, मीडिया हाउसेज हो। तो सर मुझे फिर आप बताएं ना, मैं तो खुल के बात करूं, और अगर आप मेरी जमहूरियत की बात करें, सेमी जमहूरियत जिसको मैं मानता हूं, तो मुझे कामरान शाह साहब कोई इतराज नहीं अपने उस्ताद के आगे बोलते हुए कि अगर आपको खुशी है ये सुन के कि मुझे PTI पीपल्स पार्टी और MQM ने वोट दिए,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे जिताया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है मैंने पैसों से सेनेट की सीट ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जिस चीज से खुशी होती है वो आप पकड़ लें। बिल्कुल ठीक है सर, डिग्री डिग्री होती है और सेनेट और मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। आप इतने उसमें ना जज्बाती ना हो जाए। आप फैसल भाई, यहाँ पे तो बड़े बड़े काम हुए, आप तो कुछ भी नहीं। मैं जाऊंगा सीधा एक जमहूरियत पसंद लीडर के पास जो कि है आबिद शेर अली साहब। आबिद साहब, जो आप ये बातें सुन रहे हैं मेन स्ट्रीम चैनल के अंदर, बदबूदार जमहूरी लाशें और जमहूरियत खत्म होगी, मुझे क्रेडिबिलिटी नहीं मिनट चाहिए सर। आप 3 मिनट लें। अब दोनों साहिबान की बातें जो आप कामरान शाह साहब, एक सेकंड आबिद भाई, एक सेकंड, फिर मैं नहीं बोलूंगा। आबिद भाई एक मिनट, ये माइंस एंड मिनरल्स, कामरान भाई ये माइंस एंड मिनरल्स का इशू बना हुआ है ना, इसको भी किसी का बाप नहीं रोकेगा। ये भी उस्ताद मोहतरम बिल पास होगा। ये मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं आप। इसी तरह 27वीं भी होगी, 28वीं भी होगी। आ गया, हो गया, डन हो गया जी। हाँ जी आबिद भाई, ये हो गया। ओके सर, थैंक यू रॉजर्स। मजहर अब्बास साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और ठीक है, मुझे फैसल वाडा साहब कोई पुराने सियासतदान नहीं है, मुझे इनकी बात, आप कैसे जमहूरियत के लोगों को की लाशें कह सकते हैं? आपकी ज़बान नहीं लर्जती? क्या आपने कायद आज़म को भी लाश कह दिया? क्या आपने लियाकत अली ख़ान को भी लाश कह दिया? क्या आपने मोहतरमा फातिमा जना को भी लाश कह दिया? आपकी ज़बान बिल्कुल नहीं कांबी। वो दरिंदे जिन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारा, आप उनको क्या कहते हैं? आप उनको लाशें नहीं कह सकते? जिन्होंने हर दम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, कि आपकी जुर्रत है इतनी कि आप उन लोगों को ललकारें? 8 साल जनरल मुशर्रफ रहा, 10 साल यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत रही, पर 42 साल उन लोगों की हुकूमत रही। आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती उनके खिलाफ बात करने के लिए? आप हम जैसे लोगों को लाशें कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, अब जिला वतनियाँ काटी? क्या इनमें से किसी शख्स ने जिला वतनी काटी? आप डरते हैं, डरपोक लोग हैं आप लोग, आप नहीं कभी भी बात कर सकते। आपकी ज़बान बंदिशें की गई, आपके चैनलों को बैन कर दिया गया। आप बात करेंगे मेरे साथ? आप हमें लाशें नहीं कह सकते। आप सबसे बड़ी लाशें हैं जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर गाली दी, जिन्होंने जमहूरियत को गिराने के लिए आप सहारा बने टीवी के ऊपर। आप लोग हमें गाली देंगे, गाली की जुबान में, गाली की जुबान में आपसे बात करेंगे। आप हमें लाशें कैसे कह सकते हैं? हम अपने कंधों पर उठाकर हम कुर्बानियां देते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों की वोट से मुंतखब होकर आते हैं। नवाज शरीफ हमेशा वोट से मुंतखब होकर आया। साजिशें आप लोग करते हैं। आप ड्राइंग रूमों में बैठकर, आप टीवी पे बैठ के आलाकार बनते हैं। उन जमहूरी चैंपियनों के, जनरल बाजवा के आप आलाकार बने, आप जनरल फैज हमीद के आलाकार बने, आप उन जमहूरियत जो शब खून माने आप उनके आलाकार बने। मेहरबानी करके आप कभी जिंदगी में हमें लाशें ना कहिएगा। हम लाशें उठाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि रिफ्ट आए एक जमहूरी हुकूमत की और एक आर्म फोर्सेस की, जो मिलकर पाकिस्तान को, जो इन्हीं लोगों की वजह से, जनरल बाजवा की वजह से, फैज हमीद की वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा, उनकी वजह से अब निकालने आए हैं। आप शहबाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं यार, को खुदा का खौफ करें। अपनी जुबान के ऊपर जरा अच्छी गाली समझते हैं और गाली को भी गाली समझते हैं। मैं तो स्मार्ट का है उनको। सर एक सेकंड फैसल भाई, मैंने आपकी बात नहीं काटी। मुझे दुख हुआ कि आप हमें लाशें कहते हैं, बदबूदार लाशें कहते हैं। आपने बहुत ज्यादती की है, आपको ये जुबान जेब नहीं देती। आप क्रिटिसाइज करें, आप लेकिन इखलाकियात की हद में न क्रिटिसाइज करें, ये कौन सी बात हुई यार? आपने उनको लाशें नहीं कहा जिन्होंने जमहूरियत को चलते चलते गिरा के पाकिस्तान को दलदल में फेंक दिया। आप उनको भी गालियां दे रहे हैं। माजी में जनरल बाजवा को भी बुरा कह रहे हैं आप जनरल फैज हमीद को भी बुरा कह रहे हैं, आप सबको बुरा कह रहे हैं। तो यार बदबूदार लाशें हम ही रह गई हैं गालियां खाने के लिए। आप मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू खुदा के लिए नहीं आप दें। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगे? ऐसे नहीं होगा। आप गाली ना दें जमहूरियत को, जमहूरी लोगों को। हाँ, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हर अदारे में, हर जगह पे बैठे कोई अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। आपने जिस तरह हमारे साथ जुल्म और ज्यादती बरती, हमने तो हर चीज को सेक्रीफाइस किया, कभी लब कुशाई नहीं की। तो यही वक्त है कि नवाज शरीफ साहब भी हर चीज, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त दलदल से निकालें। आपका पॉइंट आ गया, आप उसमें बड़ा आपने खुल के बयान किया आबिद भाई। खुदा का खौफ करें यार।
गाली नहीं देनी चाहिए। फैसल भाई एक मिनट ठहर जाइए, आप टाइम लेके जवाब दीजिएगा, सोच लें पहले। सुन तो लेना। अच्छा जी बताएं, मैं करता बदर साहब से बात सुन तो लेना। जी जी देखिए आबिद भाई, हम तो इक्तदार में थे जब जनरल फैज हमीद साहब वर्दी में थे, ताकतवर थे, हमने टक्कर उस वक्त भी ली थी। आज भी वो गलत करेगा टक्कर लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन भी बर्दाश्त की और हम मुल्क से भागे भी नहीं। हम यही मुल्क में बर्दाश्त की, हमने सारी इंक्वायरियां भी बर्दाश्त की, 2-2 दफा डिस्क्वालीफाई भी हुए, कोर्टों ने भी लदेड़ा, माँ भी उस टाइम पे दुनिया से चली गई। हमने टक्कर ली वर्दी वाले ताकतवर आदमी जो उस वक्त जब इक्तदार में था, और मैं भी इक्तदार में था, और बर्दाश्त भी किया। और हम यहां से नहीं निकले, मैं नहीं निकला इस मुल्क से बाहर, सब कुछ बर्दाश्त करके खड़ा हूं। और आज भी कोई गलत करेगा, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो वर्दी हो, चाहे वो सियासतदान हो, सही के साथ खड़े होंगे और बुरे के खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा माजी, मेरा माजी बहुत पुराना सियासतदानों का नहीं है, मैं आपको मानता हूं ना। मैं वो आदमी हूं जो लिख के लाता हूं और पढ़ता हूं, एक्सटेम्पोर बात करता हूं। वर्दी में भी लड़ाई करना जानता हूं, बर्दाश्त भी करना जानता हूं। और दूसरा है, मेरी फाइलें नहीं है सर, मैंने किसी से कोई माफी नहीं कराई, मैं रवादार किसी का नहीं हूं। मैंने आपको सिर्फ यह कि जमहूरी सिस्टम बदबूदार, एक्सपायर्ड है। आज आबिद शेर अली साहब बैठे हुए, वो 50 साल तक हुकूमत नहीं कर सकते, मुझे भी अपनी जगह छोड़नी होगी। हमारे वालिदैन ने भी हमें अपनी जगह दी थी। मेरी मां कब्र में चली गई जिस वक्त मुझ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही थी फैज हमीद की तरफ से और कोर्ट्स की तरफ से। मैं पीछे नहीं हटा सर, मैंने तब भी आवाज उठाई, आज भी उठाऊंगा, और अभी भी पिछले दिनों उठाई है। पॉइंट आ गया, कोर्ट्स की बात आई तो मैं तो आबिद शेर अली साहब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को स्मार्ट कह रहा हूं। मैं आप किस चीज को खुश है, मैं वो कर देता हूं। और जहां तक आपने वोटों की बात की, तो वोटों की बात मुझसे ना करें सर, आप बाकी लोगों से करें। आप ही की हुकूमत थी भाई, मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा नहीं दिया। हमने कौन कौन सी चीजें नहीं दी, लेकिन आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमने आपका साथ दिया। पॉइंट आ गया जी। अब मैं चाहूंगा मदर साहब, जबकि मैं जानता नहीं था। अब आप दोनों अब्बासी का साथ दिया जबकि मैं जानता नहीं था। सलीम आंडी वाला ने नैब का केस किया मेरी गवर्नमेंट में, मैंने उसका भी साथ दिया। सर अब आप दोनों तसल्ली में आ जाए। मदर साहब योर टेक सर, जमहूरियत का मुकदमा लड़ना मुश्किल नहीं है इस मुल्क में, जहां पे जमहूरियत ने ऐसे ऐसे भेस बदले कि हैरान कोई बंदा रहता है कि यार कौन जमहूरियत पसंद है, कौन नौसरबाज है, कौन असल जमहूरियत पसंद है, कौन नहीं है। सर देखिए कामरान, जमहूरियत की खूबसूरती ये होती है कि आप जमहूरियत को बेशुमार आप ये भी कह ही रहे हैं ना, जमहूरी लाशें एक जमहूरियत में कह रहे हैं ना आप, उसमें क्या मार्शल्ला में आप मार्शल्ला को जो है वो लाशें कह सकते थे? उस वक्त भी आप जमहूरियत ही को बुरा कहते थे। मार्शल्ला, जमहूरियत की खूबसूरती यह है कि आप मार्शल्ला में भी जमहूरियत पर तनकीद कर सकते हैं और जमहूरियत में भी जमहूरियत पर तनकीद कर सकते हैं। और दूसरे सिस्टम की जिसकी बात की जाती है या इनडायरेक्टली जिसको सपोर्ट किया जाता है, उसके ऊपर ना आप मार्शल्ला में तनकीद कर सकते हैं ना आप जमहूरियत में तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जमाबंदी हो जाएगी, क्योंकि आप कंट्रोल कर लिए जाएंगे, क्योंकि आप ऑफ एयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप पर पैका का कानून लागू हो जाएगा। तो सिस्टम जो होता है, सिस्टम की, तो ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में पेका हुआ पास सर, किसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उनकी पार्लियामेंट कर रही है, उनकी हुकूमत कर रही है, उसको रोना बैठ के। अरे मेरे भाई, ओ मेरे भाई, तो मुझे जवाब तो देने दे, मैं वही बात कह रहा हूं, मुझे जवाब तो देने दे। मैं यही आबिद शेर अली से कह रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं इसमें पूरे हिस्सेदार वो खुद भी हैं, बिल्कुल सही, उनकी जमात भी है। जो आप अगर ऐसा नहीं होता तो नवाज शरीफ को फैसल साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं पनामा के बारे की, उस वक्त आपका एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आपका क्या मौक़िफ़ था? उस वक्त क्यों नहीं था ये मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ आप आज अपना रहे हैं? जो बात आप आज कर रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से, मैं तो नहीं कह रहा अपने आप को लाशें नहीं कह रहा सर, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। जनरल फैज के खिलाफ तो उन्होंने उस वक्त जिहाद किया था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल फैज पावर में थे। नहीं कामरान, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ। मैंने तो कामरान शाह साहब विटनेस हैं। जी मैं गवाह, मैं गवाह, बल्कि मुझे लगा था कि आप बड़ा डेंजरस खेल रहे हैं। हाँ जी, नहीं, आग से खेल रहे थे आप, वो बात नहीं कर रहा मैं तो। ये बात चले मदर साहब कंप्लीट करेंगे। जी मदर साहब, जी मैं वो बात कह रहा हूँ कि जब आप ये आर्गूमेंट आज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को गलत हटाया गया, तो उस वक्त आप ये आर्गूमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। क्यों? मैं उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत हूं, कल भी गलत दूंगा, हम सब कॉम्प्रोमाइज है ना भाई।
नहीं ये ना, चलो अब आपने, अब आबिद शेर अली साहब आप बताइए, आबिद भाई आप कॉम्प्रोमाइज हैं, पार्लियामेंट ने आप अगर कॉम्प्रोमाइज ना होते आप पीका वो कह रहे पीका जिस जनरल बाजवा की आज जो है मुखालफत की जा रही है, उस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी? हाँ, जिसकी बात की जा रही है आज आपकी नहीं, आबिद शेर अली साहब ये बताएं, आपकी पार्लियामेंट जो कवानीन आज बना रही है, आबिद भाई क्विकली ये याद से पहले क्विकली बताएं, ये याद रखिए कि कल यही बोल रहे, टाइम जरा कम है, बोल रहे सर, बोले शुरू कर दें। मदर साहब देखिए, हम जमहूरियत जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं, ये नहीं है कि हम किसी को गाली दें, बदबूदार लाशें कह दें, ये अपनी अपनी सफाई देना। आपने सही कहा कि सच वो है जो वक्त पर बोला जाए, उस सच का क्या फायदा जब क्या कहते हैं, लेकिन एक पॉइंट और है, सारा कुछ ही लूट जाए। एक पॉइंट और है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपका सबसे बड़ा गुनाह है ना पॉलिटिशियंस का, वो मैं आपको बताऊंगा वन लाइनर ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल से इस एक सोल्यूशन इसका ये है कि ये पॉलिटिशियंस जो है ना, इनके बगैर भी इस मुल्क का सिस्टम चल रहा है। मेरे ख्याल से इतनी तनख्वाहें जो हम पे डाली हुई हैं इन्होंने, पार्लियामेंट का जो बोझ हम पे डाला हुआ है, पार्लियामेंट को करो बंद, अपने अपने घरों में बैठो मेरे भाई। इस मुल्क को, पाकिस्तान के लोगों को संभाला हुआ है, पाकिस्तान में क़यादत मौजूद है। और आपको यकीन नहीं ना आ रहा, अगर सीरियस नोट पे कर रहा हूँ, आप आर्मी चीफ और जो ओवरसीज़ के जो लोग थे उनका इंटरेक्शन देख रहे, फैसल भाई भी बता रहे हैं और मैं खुद भी देख रहा था। ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, सिस्टम चलेगा और पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा। आप घरों में बैठ के और महल्ले की पॉलिटिक्स करें, नेशनल पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। कल तक दीजिए इजाज़त।